नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखते हैं डिटेल में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का क्या क्या फंक्शंस होता है। तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द जॉर्ज एंड जेरी। देयर आर 4 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अलग अलग जो एक्सपर्ट्स है सभी के हिसाब से फंक्शंस जो है वो अलग अलग है। कुछ फंक्शंस जो है वो कॉमन फंक्शंस है। तो जॉर्ज और जेरी के हिसाब से जो बेसिक 4 फंडामेंटल फंक्शंस है वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। और हेनरी फॉयल के हिसाब से टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। तो मैनेज करने के लिए जो फोरकास्ट किया जाता है, प्लानिंग किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको कमांडिंग के द्वारा कमांड किया जाता है और उसको कंट्रोल किया जाता है। जबकि लूथर गुलिक हैज़ गिवन ए वर्ड POSDCORB, ये एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया है। तो इसमें P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, वो स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S stand for staffing, D for directing, C for coordination, R for reporting and B for budgeting। इस प्रकार से ये जो लूथर गुलिक है उसका जो है फंक्शंस उसके हिसाब से काफ़ी है, जो 8 फंक्शंस है। बट द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो फंक्शंस है, जो प्रामाणिकता से ज़्यादा लोग जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है वो लोग एक्सेप्ट करता है, वो है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो 5 जो फंक्शंस है ये मेजर फंक्शंस है जो अराउंड हर मैनेजमेंट एक्सपर्ट जो है इसको एक्सेप्ट करता है कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस छोटे मोटे और भी अलग अलग एक्सपर्ट के हिसाब से, अलग अलग मैनेजमेंट ग्रुप के हिसाब से फंक्शंस कुछ और एड ऑन होगा, लेकिन सभी का जो कॉमन फंक्शन जो है ये 5 कॉमन फंक्शंस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो उसमें एक एक करके हम लोग उसके डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है प्लानिंग। तो इट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट डील विथ चॉकिंग आउट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड डिसाइडिंग इन एडवांस द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शंस फॉर अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। ठीक है, तो ये जो है जो हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट का, उसमें सबसे बेसिक जो फंक्शंस है ये प्लानिंग होता है, प्लानिंग आता है उसमें। इसमें जो है वो फ्यूचर के हिसाब से फ्यूचर में क्या एक्शन लेने हैं, क्या करना है, उसका जो डिसीज़न है वो ये प्लानिंग के अंतर्गत होता है। और कैसे हम लोग जो प्री डिटरमाइंड गोल है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, ये सब जो प्लानिंग है वो ये सब जो डिसाइडिंग है वो एडवांस में प्लानिंग सेक्शन के अंतर्गत ही, प्लानिंग फंक्शन के अंतर्गत ही किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कुंट्ज, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, वेयर टू डू एंड हाउ टू डू। इट ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी। तो ये कुंट्ज जो है मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, उनके हिसाब से क्या है, प्लानिंग क्या है, ये एक डिसीजन मेकिंग है कि कैसे हम लोग एक डिसीजन जो है जो एडवांस में लिया जाता है कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये एडवांस में जो डिसीजन लिया जाता है उसको प्लानिंग कहा जाता है। और ये जो है ब्रिज जो खाई को भरने का काम करता है, जो ब्रिज जो है उसको फॉर्म करता है कि हम लोग कहाँ पर है और कहाँ पर हमको जाना है, तो उसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, उस प्रकार का जो प्लानिंग है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। इट इज़ एन एक्सरसाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज डिटरमाइंड ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल। तो प्लानिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन है और इसमें जो है हमारा जो डिजायर्ड गोल है उसको डिटरमाइन करना, उसको कैसे फुलफिल करना है, ये प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है। इसलिए प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक थिंकिंग अबाउट वेज एंड मीन्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल। तो प्लानिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका है
जिसके द्वारा हम लोग प्री डिटरमाइंड जो गोल निर्धारित है उसको अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग इज नेसेसरी टू एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। इट इज ऑल pervasive. It is an intellectual activity and it also helps in avoiding confusion, uncertainties, risk and wastage etc. तो प्लानिंग जो है ये ज़रूरी है प्रॉपर जो ह्यूमन जो है या फिर नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके द्वारा इसमें जो है ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का कहा जा सकता है। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न है या फिर अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चित है या फिर जो रिस्क है, जो वेस्टेज है, उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं ये प्लानिंग फंक्शंस के द्वारा। अब सेकंड जो फंक्शंस है वो है ऑर्गेनाइजिंग। अब प्लानिंग कर ली है कि हमको ये करना है, ऐसे करना है, ठीक है, अब करना है, किसके द्वारा करना है, ये सब प्लानिंग में आ गया। और अपना जो कॉमन गोल या फिर जो अचीव करना है प्री डिटरमाइंड गोल वो कैसे करना है वो प्लानिंग में आ गया, उसको प्लानिंग कर लिया। अब उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने को सबसे पहले तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज and developing productive relationship among them for achieving of organizational goal। तो ये क्या है, एक तरीका है, प्रोसेस है जिसमें सभी प्रकार के जो फिजिकल्स है, फाइनेंशियल है या फिर जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनको ऑर्गेनाइज करके ये जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने में लगाया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉयल, to organize a business is to provide it with everything useful or it functioning। तो हेनरी फॉयल के हिसाब से कि जो बिजनेस है उसको ऑर्गेनाइज करना है ना, और कैसे हम लोग इसको यूजफुल तरीके से फंक्शंस में ला सकते हैं, कार्य में ला सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल है, टूल्स है, कैपिटल्स है और जो पर्सनल है यानी लेबर है या फिर मैन फोर्स है, वर्क फोर्स है, इनको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग उसका मैक्सिमम जो है यूज़फुल फंक्शन उसका ले सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ ले सकते हैं। तो टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग एज एन प्रोसेस इन्वॉल्व। तो इस प्रकार से बिजनेस में कुछ भी हासिल करने के लिए, कुछ भी डिटरमाइन करने के लिए जो ह्यूमन है, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना के उसको हासिल कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या चीज़ें आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्टिविटी, हमको क्या क्या करना है। अब उस एक्टिविटी को करने के लिए ग्रुप फॉर्म करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुपिंग। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, फिर उसके बाद सभी को ड्यूटी असाइन किया जाएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर दायित्व दिया जाएगा, उसको अधिकार दिया जाएगा, है ना। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, उसके बाद जो तालमेल है उसको देखा जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइजिंग में देखा जाता है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस में। नेक्स्ट जो फंक्शन है, अब हमने पहले जो फंक्शंस है उसमें हमने प्लानिंग कर लिया कि हमको क्या करना है, फ्यूचर में कैसे हम अपने गोल को अचीव करेंगे, तो वो पूरा प्लानिंग कर लिया। सेकेंड स्टेप में फिर उस गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या ऑर्गेनाइज करना है, हमारे जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्स या नॉन ह्यूमन रिसोर्स, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में वो सब देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट जो है स्टाफिंग। अब जो हमने ऑर्गेनाइज किए, एक्टिविटी डिसाइड किए, उस एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक रिलेटेड पर्सन चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, वो जो एक्सपर्टी है हम लोग हायर करेंगे स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा। इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मैन। तो ये ऑर्गेनाइज करना, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना। Staffing has assumed greater importance in the recent year due to the advancement of technology, increase in size of business
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर etc। तो स्टाफिंग जो है वो आज के दिनों में इसका बहुत महत्व बढ़ गया है कि जैसे जैसे ये जो एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में और जो बिजनेस का साइज बढ़ रहा है, ये जो ह्यूमन बिहेवियर का कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है, इसके लिए जो है स्टाफिंग जो है वो बहुत ही इसका इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो मेन फंक्शन जो है, मेन पर्पस जो है स्टाफिंग का इज टू पुट राइट मैन ऑन राइट जॉब। तो सही लोग को सही जगह पे प्लेस करना, ये है मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग, ठीक है ना। जैसे कि ये स्क्वायर पेग इन स्क्वायर होल एंड राउंड पेग्स इन राउंड होल। तो एक राउंड होल में राउंड जो है बक्सा रखा जा सकता है, या फिर स्क्वायर होल है उसमें स्क्वायर बक्सा रखा जा सकता है। तो सही जगह पे सही चीज़ों को रखेंगे तो सही जो है आउटपुट अपने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू कुट्स एंड ओडेनेल, managerial function of staffing involves manning the organization structure through proper and effective selection, appraisal, development of personnel to fill the role, design and the structure staffing involves। तो ये जो कोड्स और ओडेनल है उसके हिसाब से क्या है, फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग क्या है कि ये लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना और प्रॉपर उसका यूज़ करके इफेक्टिव सिलेक्शन करना, उनको अप्राइजल करना, यानी उनको मोटिवेट करना, उनको डेवलप करना, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके। तो स्टाफिंग में क्या क्या काम आता है? स्टाफिंग में जो काम आता है मेन, मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग कैसा है कि कोई एक टास्क है, कोई एक वर्क है, उसमें कितने मैन पावर की ज़रूरत है, किस स्किल सेट का मैन पावर चाहिए। अगर वो कम होगा तो लोगों के ऊपर ओवरबर्डन होगा, आउटपुट प्रॉपरली नहीं मिलेगा, क्वालिटी में, प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं मिलेगा। और वो अगर एक्सेस हो गया तो कॉस्ट बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का और मैन आवर जो है वेस्ट होगा। इसलिए मैन पावर जो प्लानिंग है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एस्टिमेटिंग मैन पावर इन टर्म्स ऑफ सर्चिंग, चूज द पर्सन एंड गिविंग द राइट प्लेस। सेकेंड जो फंक्शंस इसमें आता है इन्वॉल्वमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। तो मैन पावर का जो सिलेक्शन है, रिक्रूटमेंट है, उनका जो है ये स्टाफिंग फंक्शन में आता है। उनको ट्रेनिंग करना, उनको डेवलप कराना, वो भी फंक्शंस जो है ये स्टाफिंग फंक्शंस में आता है। रिम्यूनरेशन, कितना सैलरी डिसाइड करना, कितना उनको रिम्यूनरेशन देना है, फिर अप्राइजल कितना देना है, परफॉर्मेंस अप्राइजल, प्रमोशन, ट्रांसफ़र वगैरह जो है ये स्टाफिंग फंक्शंस में आता है, मैनेजमेंट के स्टाफिंग फंक्शंस में। तो सही अगर स्टाफिंग प्रॉपर रहेगा, अच्छा रहेगा, तो हमारा जो आउटपुट है वो बेस्ट आउटपुट मिलेगा और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव होगा प्रॉपरली। उसके बाद जो नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फंक्शंस मीन्स हमने तो प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफिंग भी कर लिए, अब उनके ऊपर अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगा, उनको अगर सही निर्देश नहीं दिया जाएगा, अब हमने हायर कर लिया, उनको करना क्या है वो अगर हमने उनको नहीं बताए तो क्या होगा, वो बैठा रहेगा, आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ये डायरेक्टिंग का भी बहुत मेन रोल आता है। तो इट इज़ द पार्ट ऑफ मैनेजरियल फंक्शन विच एक्चुएट्स द ऑर्गेनाइजेशन मेथड टू वर्क efficiently for achievement of organization purpose। तो ये जो है मैनेजरियल फंक्शंस में आता है डायरेक्टिंग। इसमें जो है मेथड की वर्क को इफेक्टिवली, इफिशिएंटली कैसे करना वो इस डायरेक्टिंग फंक्शन में बताया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड द लाइफ स्पार्क ऑफ द एंटरप्राइज विच सेट्स इट इन मोशन द एक्शन ऑफ पीपल बिकॉज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग आर द मेरे प्रिपरेशन फॉर डूइंग द वर्क। तो इसमें क्या बोला है कि ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग ये काम करने की तैयारी है, लेकिन जो मेन काम करने का जो फंक्शंस है वो डायरेक्टिंग में आता है। ये जो है लाइफ स्पार्क ऑफ द एंटरप्राइज, ये जो फंक्शंस है ये एक एंटरप्राइज या एक कंपनी का इम्पोर्टेंट जो है जीवन देने वाला जो पार्ट बोल सकते हैं वो है, क्योंकि इस पार्ट में ही लोगों के द्वारा काम करवाया जाता है, कैसे करना है वो बताया जाता है और उनसे करवाना पड़ता है इस फंक्शन में। तो डायरेक्शन इज दैट इंसर्ट पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच डील डायरेक्टली विथ
directly with influencing, guiding, supervising, motivating subordinate for the achievement of organizational goal. तो इसमें इस फंक्शंस में जो इन्फ्लुएंसिंग, लोगों को प्रभावित करना, उनको गाइड करना, प्रॉपर उनको जो है दिशा निर्देश देना, उनको सुपरवाइजिंग करना, इस प्रकार का जो है सब वर्क जो है वो डायरेक्टिंग में आता है, जिससे कि उनका प्रॉपर काम ले सके और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव कर सके। तो इनका जो इन्वॉल्वमेंट है, फंक्शंस है, जो इसमें क्या काम आता है, उसमें है सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, है ना। अब सुपरविजन implies overseeing the work of subordinate by their superior. It is the act of watching and directing work and workers. तो सुपरविजन किसे कहा जाता है? तो काम के ऊपर नज़र रखना किसी सुपीरियर के द्वारा, अपने सबऑर्डिनेट का काम पे नज़र रखना सुपीरियर के द्वारा। इसमें क्या है कि काम को देखते रहते हैं, काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उनको आदेश देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो अपने वर्क के इम्प्रूवमेंट के लिए, और वो सुपरविज़न में होता है। तो ये जो है डायरेक्टिंग फंक्शंस में आता है। उसके बाद मोटिवेशन मीन्स इंस्पिरेशन, प्रेरित करना, समझो इन्फ्लुएंस करना। तो इसमें स्टिमुलेटिंग और एनकरेज द सबऑर्डिनेट विथ जिल टू वर्क, काम करने में जिद जिसमें जो है वो डेवलप किया जाता है। ये मोटिवेशन इसमें कैसे काम करे, कैसे वो हम लोग उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं, कैसे उसको अचीव कर सकते हैं, इस प्रकार का उनको प्रेरणा दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में भी यूज फॉर दिस पर्पज। अब पॉजिटिव नेगेटिव जो है, काम करेंगे तो इंसेंटिव मिलेगा और ज़्यादा तरक्की मिलेगा, इस प्रकार का मोटिवेशन मिलता है। अगर नहीं करेंगे तो तुम्हारा डिमोशन हो सकता है, जो है तुम्हारा पनिशमेंट हो सकता है, पेनल्टी लग सकता है। इस प्रकार का जो है पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड या इन मॉनेटरी बेनिफिट्स या नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, ये सब दिखा के काम किया जाता है मोटिवेशन में। तो ये सब डायरेक्टिंग फंक्शन में आता है। उसके बाद है लीडरशिप। तो लीडरशिप दिस में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच मैनेजर गाइड एंड इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट टू इन डिजायर्ड डायरेक्शन। तो लीडरशिप जो है, मैनेजर जो है एक नेतृत्व का काम करता है, अपने एक ग्रुप का, संगठन का, समझो कि नेतृत्व का काम करता है। उनको बताया जाता है कैसे काम करना है, उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है काम करने के लिए, जिससे कि प्रॉपर डायरेक्शन में उनसे काम ले सके। उसके बाद कम्युनिकेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कम्युनिकेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को पास किया जाता है, अपने अनुभव को, अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा ही वो ट्रांसफ़र किया जाता है। जो अपना अनुभव है वो दूसरे के साथ शेयर करना, तो इससे क्या है कि वो अपने अनुभव से कुछ ज़्यादा सीख लेगा। तो इस प्रकार इट इज़ द ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो एक दूसरे के बीच का जो समझदारी है वो ये कम्युनिकेशन जो एक्टिविटी है इसी के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से डायरेक्टिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फंक्शंस है। इसके अलावा जितना भी हमने प्लानिंग की है, ऑर्गेनाइजिंग की है, स्टाफिंग की है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा जब तक वो प्रॉपर डायरेक्टिंग नहीं होता है, उसको अगर प्रॉपर वर्क नहीं लिया जा सकता। तो ये डायरेक्टिंग जो फंक्शंस है बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है फंक्शंस वो है कंट्रोलिंग। तो इट इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड correlation of deviation if any to ensure achievement of organizational goal। तो कंट्रोलिंग जो है, काम जो है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, और वो काम से अगर डेविएशन हो रहा है कि नहीं, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिसाइड किए है वो उसी गोल पे काम चल रहा है कि नहीं, अगर वो मॉनिटरिंग, अगर बोल सकते हैं एक भाषा में कि ये क्या है कंट्रोलिंग, बोले तो उन काम के ऊपर नियंत्रण रखना, मॉनिटरिंग करना और उसको फीडबैक के द्वारा उसमें इम्प्रूवमेंट करना, इस प्रकार के इसमें आता है। तो अब ये जो है हाइमन के हिसाब से कंट्रोलिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें चेक किया जाता है कि जो है काम जो है प्रोग्रेस में है कि नहीं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है या गोल है वो
उस दिशा में वर्क हो रहा है कि नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डिसाइड किया कि एक काम है वो एक हफ्ते में होना चाहिए, तो उसको देखा जाता है उसका प्रोग्रेस। तो फिर वो डे वाइज प्रोग्रेस देखा जाता है कि एक दिन में कितना काम होना चाहिए, वो उतना काम हुआ कि नहीं, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो कहाँ पे लैगिंग हो रहा है, वो सब जो है ये कंट्रोलिंग सेक्शन में देखा जाता है कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है या गोल है उसको अचीव कैसे करना है, कैसे किस प्रकार से उसको हम लोग एक्शन में उसको अचीव कर सकते हैं। और अगर कुछ डेविएशन हो रहा है, काम अगर प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो कौन सा एक्शन लेना, कैसे उसके ऊपर वर्कआउट करना जिससे कि काम जो है वो टाइम पे हो। तो इस प्रकार से अब जो है कून्स और ओडेनियल उसके हिसाब से कंट्रोलिंग क्या है, ये एक मेजरमेंट और करेक्शन परफॉर्मेंस है। यानी परफॉर्मेंस का जो करेक्शन करना या फिर मेज़र करना कि स्टैंडर्ड जो पैरामीटर सेट करके है उसके हिसाब से वो काम चल रहा है कि नहीं, और वो जो काम चल रहा है उसमें करेक्शन ज़रूरी है कि नहीं, तो वो सब जो है इस कंट्रोलिंग मेथड में देखा जाता है। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। अब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या होगा, है ना, एक काम को कि ये अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो एक बेंचमार्क डिसाइड करके रखते हैं, तो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड जो परफॉर्मेंस या बेंचमार्क जो डिसाइडेड है उसके हिसाब से वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर कंपैरिजन क्या जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड, और उसमें डेविएशन देखा जाता है कि भाई एक्चुअल से जो एक्चुअल वर्क है वो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके कि कितना डेविएशन है। अगर उसी दिशा में चल रहा है, उसी स्पीड में या उसी जो डिसाइडेड ये है प्लान है उसके हिसाब से चल रहा है तो ठीक है। अगर उसमें डेविएशन कुछ दिख रहा है तो उसको करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो करेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखे 5 जो है मेन इम्पोर्टेंट जो फंक्शंस है मैनेजमेंट का। सबसे पहला है प्लानिंग, सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड जो है स्टाफिंग, फोर्थ जो है डायरेक्टिंग, और फिफ्थ जो है वो कंट्रोलिंग। इस प्रकार से मैनेजमेंट में ये मेन फंक्शंस है। इसके द्वारा कोई भी टास्क है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल अचीवमेंट करते हैं आसानी से। इसके अलावा भी छोटे मोटे और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट के हिसाब से, लेकिन ये जो कॉमन 5 गोल है वो सभी में लागू होता है। इसलिए ये आज हमने देखे कि मैनेजमेंट का ये जो 5 फंक्शंस उसके बारे में डिटेल में देखे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करो। धन्यवाद।